जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का एक और मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें आपके क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपके जीके जो जीडी का एग्ज़ाम है उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, तो याद रखिएगा। इसमें करंट भी है आज के मॉक टेस्ट में, तो करंट और जीके की प्रैक्टिस है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? दोस्तों बात करें हम इस पॉलिसी के बारे में, तो लौह और रक्त की नीति जो अपने शत्रुओं के प्रति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया गया। दोस्तों आप याद रखिएगा, जो बलबन है इसने नवरोज जो त्यौहार होता है, फारसियों का नववर्ष है, पारसी समुदाय का नववर्ष ये नवरोज होता है, और नवरोज का प्रवर्तन भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया। दोस्तों बलबन ने लौह एवं रक्त नीति के अलावा सिजदा और पैबोस प्रथा भी अपने दरबार में शुरू की थी। सिजदा व पैबोस, सिजदा का मतलब होता है कि आप सिर झुका के आएंगे दरबार में, और पैबोस मतलब बादशाह के पैरों को चूमेंगे। ठीक है दोस्तों ये जो बलबन है ये गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का एक सेवक है, इल्तुतमिश का सेवक है ये बलबन। और 1266 ईस्वी में ये राजा बनता है दिल्ली सल्तनत में। 1266 ईस्वी में जो बलबन है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और इसने एक उपाधि भी मिली इसको, एक वो मिली थी उलूग खां की उपाधि। उलूग खां की उपाधि इसने धारण की। बाबर को जिल्ले इलाही भी कहा जाता है, मतलब बाबर अपने आप को नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया, ये सब बोलता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जिल्ले इलाही का टाइटल किसने धारण किया था? तो वो बलबन ने धारण किया है। ठीक है दोस्तों बलबन के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि सबसे पहले जो सेना विभाग था वो किसने बनाया था? तो बलबन के द्वारा सेना विभाग बनाया गया था। और जो इल्तुतमिश का 40 तुर्की सरदारों का दल था, चिहालगानी को किसने खत्म किया था? दोस्तों बलबन ने चिहालगानी जो ग्रुप था इसको खत्म कर दिया था, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है आपका अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये 1296 में गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है अली गुरसब, ये भी आप याद रखिएगा, अली गुरसब। और इसने सिकंदर और सानी की उपाधि धारण की है। सिकंदर सानी मतलब अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका एक सेनापति भी है जिसका नाम है मलिक कफूर, और मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक कफूर को क्या कहा गया? 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले स्थायी सेना रखना और घोड़ा दागने की प्रथा, जो घोड़े की मतलब पहचान बनाई जाती है, घोड़े दागने की प्रथा, तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये किसने स्टार्ट की थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्टार्ट की गई है। सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़े दागने की प्रथा और स्थायी सेना रखना। दोस्तों सेना को नगद वेतन प्रणाली की शुरुआत भी किसने की? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी भारत में अपने बाजार विनियमन प्रणाली के लिए जाना जाता है, और इसने बाजार की जो निगरानी है या बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए सहना मंडी की पोस्ट भी बनाई थी। सहना मंडी की पोस्ट अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई बाजार नियंत्रण के लिए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है हमें एक ग्रंथ में, और इस ग्रंथ का नाम है तारीख़ फ़िरोज़शाही। तारीख़ फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब शासन था उसकी जानकारी मिलती है। और ये किसने लिखी? ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख़ फ़िरोज़शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों जो तुगलक है इसको पागल बादशाह कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा गया। और इसके शासनकाल में मोरक्को से एक यात्री आता है जिसका नाम था इब्न बतूता। सन 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया और इसने ग्रंथ लिखा था रेहला, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने आमिर ए कोही एक विभाग भी बनाया था जिसका काम था भारत में मतलब उस समय जो कृषि थी, राजस्व वसूलना या कृषि के लिए जो विभाग था इसका नाम था आमिर ए कोही। शेरशाह की बात करें, भारत में रुपये का प्रवर्तन शेरशाह द्वारा किया गया। दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है वो है आपका सासाराम बिहार में, ये भी आप याद रखना। और पुराना किला दिल्ली में, पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने। शेरशाह ने 2 युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ हुआ था 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध
1540 ईस्वी में हुमायूं के साथ लड़ा था। दोनों ही युद्धों में शेरशाह की जीत होती है, याद रखना। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाई थी? बलबन के द्वारा अपनाई गई है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि हमारे खून में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। तो ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है पीर अली खान का। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पीर अली खान ने ये बात कही है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है भारत में, और भारत सरकार ने 23 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है? पराक्रम दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस ये भारत में कब होता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर होता है। दोस्तों ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके नाम पर एक हवाई अड्डा है कलकत्ता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कलकत्ता का जो दमदम हवाई अड्डा है उसी का नाम है। दोस्तों मैं बात करूँ, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक द्वीप भी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर है? वो है आपका अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक खेल संस्थान भी है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर है? दोस्तों पंजाब का एक शहर है पटियाला, तो पटियाला में मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान। क्लियर? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है इंडियन स्ट्रगल, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस की एक किताब और है एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन पिलग्रिम किसकी आत्मकथा है? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है, याद रखिएगा। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने 1938 में हरिपुरा सेशन और 1939 में त्रिपुरी सेशन जो आईएनसी के हुए थे इनमें अध्यक्षता भी की है, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बिंदु ये याद रखें कि इन्हें सबसे पहले नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। क्लियर? चलिए यहाँ पे लिखा गया आपका अरविंद घोष। दोस्तों अरविंद घोष वही व्यक्ति हैं जिन्हें अलीपुर बम मामले में सजा सुनाई गई, और अरविंद घोष ने जो कुछ किताबें हैं वो लिखी थी, जैसे आपसे पूछे लाइफ डिवाइन, इनकी सबसे फेमस किताब मुझे लगती है लाइफ डिवाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। द लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? अरविंद घोष के द्वारा द लाइफ डिवाइन लिखी गई। दोस्तों अरविंद घोष जो है इनका एक वीकली समाचार पत्र भी है जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम वीकली समाचार पत्र, मतलब साप्ताहिक है। तो वो किसने स्टार्ट किया था? अरविंद घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनका एक किताब और है द एसे ऑन गीता। द एसे ऑन गीता ये किसके द्वारा लिखा गई है? तो ये भी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। इन्होंने पांडिचेरी में ओरिबले आश्रम की स्थापना भी की है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका भगत सिंह। भगत सिंह की आत्मकथा का नाम याद रखना, वाई आई एम एथीस्ट। वाई आई एम एथीस्ट किसकी आत्मकथा का नाम है? तो भगत सिंह की आत्मकथा का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। और जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है ना, इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया? चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चंडीगढ़ हवाई अड्डा किसके नाम पर है? भगत सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? दोस्तों मराठों का मैकियावेली कहा गया नाना फडणवीस को, याद रखिएगा। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। अच्छा आपसे पूछे कि भारत का मैकियावेली किसे कहा गया? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है, याद रखना। भारत का मैकियावेली कौटिल्य, मतलब आचार्य चंद्रगुप्त को भी, या सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य है, इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दोस्तों पाहुल प्रणाली का मतलब है कि जो व्यक्ति पाहुल प्रणाली में दक्ष हो जाता है वो खालसा बनेगा। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के मानव रूप में 10वें गुरु हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी।
खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी और वो दिन था वैसाखी का। कहाँ पर की थी? आनंदपुर साहिब में। ठीक है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के लिए जो 5 के होते हैं आपके कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण और केस, इस तरह की जो 5 चीज़ें हैं वो धारण करने की अनिवार्य क्या था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका गुरु तेग बहादुर। दोस्तों ये जो गुरु तेग बहादुर हैं ये गुरु गोविंद सिंह के पिताजी हैं और सिखों के 9वें गुरु हैं। दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को न मानने के चलते जो दिल्ली में शीशगंज चौराहा है वहाँ पर इनकी गर्दन कटवा दी थी। याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर, अभी इनकी जयंती मनाई गई थी तेग बहादुर शहीद दिवस के रूप में। तो शीशगंज चौराहा ये दिल्ली में है और इनकी गर्दन कटवा दी थी औरंगजेब ने। यहाँ पे लिखा गया आपका हरगोबिंद। दोस्तों हरगोबिंद जो हैं ये सिखों के 6ठे गुरु हैं और इनके काल में सिख जो थे एक सैन्य संगठन के रूप में विकसित हुए थे। यहाँ पे लिखा गया आपका गुरु नानक। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक, ये भी आप याद रखिएगा। और गुरु नानक के द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई थी, लंगर प्रथा। दोस्तों गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन है? तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे लहना, और लहना का ही नाम क्या रखा गया? अंगद, गुरु अंगद रखा गया। याद रखना लहना जो थे ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी हैं और इनका नाम गुरु अंगद देव भी है। और ये अंगद देव वही हैं जिन्होंने पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, गुरुमुखी का निर्माण किया था। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी किसने लिखी है? गुरु अंगद ने। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? पाहुल प्रणाली किसने शुरू की थी? वो की थी आपकी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई? दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कलकत्ता में भारत में पहला मदरसा बना था, और ये कब बना था? सन 1781 में बना था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सन 1781 कलकत्ता में भारत में पहला मदरसा बना था। याद रखिएगा। दोस्तों सन 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? सन 1761 में हुई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? दोस्तों दास प्रथा का जो अंत भारत में हुआ वो 1843 के अधिनियम द्वारा किया गया था, 1843 के एक्ट के द्वारा। और ये क्या था? लॉर्ड एलनबरो ने। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों विलियम बेंटिक जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी आप याद रखना। भारत का पहला गवर्नर जनरल वो हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत करवाया था। क्लियर। दूसरा, जो आपके विलियम बेंटिक हैं मैकाले की अनुशंसा पर इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया है, शिक्षा का माध्यम बनाया गया अंग्रेजी का। तो किसकी अनुशंसा पर? मैकाले की। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? या तो मैकाले मिलेगा ऑप्शन में या मिलेगा विलियम बेंटिक। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग लिखा गया है। 1857 की क्रांति के दौरान भारत में जो वायसराय या गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग है, और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लाया गया था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पूछता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखना 1856 में ये लाया गया था। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो कैनिंग है कैनिंग के टाइम में सेना भर्ती अधिनियम भी लाया गया था। सेना भर्ती अधिनियम कब लाया गया था? तो वो लाया गया था आपका 1856 में ही, सेना भर्ती अधिनियम 1856। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय सुधार समिति इंग्लैंड में बनी थी 1887 में, और इसकी स्थापना की थी दादा भाई नेरोजी ने। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, दादा भाई नेरोजी। दोस्तों इनकी किताब बड़ी फेमस है, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नेरोजी की किताब है, बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नेरोजी ने की थी। और दादा भाई नेरोजी का एक पत्र है जिसका नाम है रस्तगोप्तार। रस्तगोप्तार समाचार पत्र ये किसने शुरू किया है? दादा भाई नेरोजी। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और दादा भाई नेरोजी लिबरल पार्टी की ओर से 1892 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने जाने वाले
पहले भारतीय बने थे। हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय है वो कौन है? दादा भाई नेहरू दोस्तों यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा गया और इनका एक लिखा गया है, इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। 1882 ईस्वी में आनंद मठ की रचना की गई। ठीक है दोस्तों, और आनंद मठ से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला मदन मोहन मालवीय लिखा गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और इनको महामना की उपाधि भी मिली। महामना मदन मोहन मालवीय दोस्तों, जो बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक माने जाते हैं मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। और मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत, याद रखिएगा, मरणोपरांत 2014 में भारत रत्न दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला? 2014 में मिला था, मरणोपरांत। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जो 1857 की क्रांति थी इसका फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों, ये जो 1857 की क्रांति है ये 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ, मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। सैनिकों के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल ये इसका एक प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी गई है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। याद रखना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस। ये किताब किसने लिखी? दोस्तों ये किताब लिखी गई है बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर ने लिखी है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा। और ये जो 1857 की क्रांति थी ये कब समाप्त हुई थी? दोस्तों 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये घोषणा की गई कि अब 1857 की क्रांति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शुरू कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है नवा, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है इसको मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? तो नो का सही जवाब होगा आपका 6 जून 1946 को दी थी। दोस्तों कैबिनेट मिशन ये किसने भेजा था भारत में? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन भेजा गया। उस टाइम पे पीएम होते थे और ये कौन सी पार्टी के थे? लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी के पीएम थे एटली, इनके द्वारा ही भेजा गया। और दोस्तों जो कैबिनेट मिशन है इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस थे आपके, पैथिक लॉरेंस, और इसके अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रखना क्रिप्स इसमें शामिल थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ए.बी. अलेक्जेंडर, ए.बी. अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे, याद रखना। ये 3 सदस्य हैं और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। अगले प्रश्न की ओर, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश है वो कौन है? वो है आपके जी.सी. हिल्टन। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जी.सी. हिल्टन। दोस्तों जब भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया, और लाहौर षड्यंत्र का मतलब है कि सैंडर्स की हत्या जो की थी उसके विरोध के चलते इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इनको फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई 7 अक्टूबर 1930 को, लेकिन 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई। और इनके साथ 2 सदस्य और हैं जिनको फांसी मिली, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी दी गई। फांसी की सजा कब सुनाई गई? 7 अक्टूबर 1930 को, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई। कितने साल की एज में फांसी पर झूले थे? 23 साल की एज में इनको फांसी दी गई है, याद रखिएगा दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने जो भगत सिंह है इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को
जो सेंट्रल असेंबली थी, असेंबली के हॉल में बम फेंका था। हालांकि उसमें किसी को हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन उन्होंने बम फेंका था अपनी क्रांति को बुलंद करने के लिए। तो याद रखना 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंका। दोस्तों 1926 में भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा का भी गठन किया था। नौजवान भारत सभा, ये भारत की आज़ादी में एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट संगठन है। तो आप याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? भगत सिंह। आत्मकथा का नाम आप याद रखिएगा, और वो हैं आपके कौन है? वाई आई एम एथीस्ट। दोस्तों क्या आपको पता है कि वो जज कौन था जिसने भगत सिंह को फांसी देने से मना कर दिया था? तो एक चीज़ याद रखना, एक जज थे जो भारतीय मूल के थे, आगा खां हैदर। आगा खां हैदर के द्वारा भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने से इनकार कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीसी हिल्टन। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस स्थान से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई? दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली, वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। और ये किसकी बनी थी? कांसे की बनी थी। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और कालीबंगा राजस्थान में, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। धोलावीरा ये एकमात्र नगर था सिंधु सभ्यता का जो 3 मतलब भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। धोलावीरा गुजरात में है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था, और इसके जो संस्थापक माने गए वो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। इसका उद्देश्य था भारत में आर्थिक विकास करना, आर्थिक वृद्धि करना, ये आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे आपके एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। दोस्तों में से यहाँ पे 1948 लिखा गया है, तो आपको बता दूं कि 1948 में हैदराबाद को हमने अपने संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था 1948 में। और यहाँ पे लिखा गया 1967। दोस्तों आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, क्लियर। यहाँ पे लिखा गया आपका 1951। भारत में पहले एशियाई खेल हुए थे 1951 में, याद रखना, पहले एशियाई खेल 1951 में हुए, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इरडई का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में, याद रखिएगा। और ये भारत में बीमा नियामक है। कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जैसे मुंबई है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, और नबार्ड के अतिरिक्त जो एग्जिम बैंक है, आयात निर्यात बैंक, जो 1982 में बना, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, याद रखना। अच्छा, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। दोस्तों क्या आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, राजेंद्र पैलेस, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। अच्छा, क्या दोस्तों आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं योगक्षय वहामयम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षय वहामयम किसका आदर्श वाक्य है? ये कमेंट में लिख के बताना है मुझे, आपके लिए क्वेश्चन है, योगक्षय वहामयम। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है इस ऑप्शन के अनुसार? तो हम देखें, निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क। तो इसमें केवल जो आपका सीमा शुल्क है ये अप्रत्यक्ष कर है, बाकी निगम कर, संपत्ति कर ये आपके कैसे हैं? ये प्रत्यक्ष कर होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में अप्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ पर है? राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर अकादमी कहाँ पर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, हरियाणा में एक शहर है फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में आपको मिलेगी राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर अकादमी, याद रखना, फरीदाबाद हरियाणा, क्लियर। अच्छा, भारत में अप्रत्यक्ष कर बोर्ड कब बना था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो बताइए भारत में अप्रत्यक्ष कर बोर्ड कब बना? दोस्तों वर्ष 1944 में अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है दोस्तों जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अल्टीमेट गोल जो पुस्तक लिखी ये विक्रम सूद ने लिखी है, सही होगा आपका ऑप्शन सी, विक्रम सूद। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन।
वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे लिखा गया जेके रोलिंग। दोस्तों हैरी पॉटर सीरीज आप नाम सुने होंगे, आई होप आपने देखी भी होगी। और तो हैरी पॉटर सीरीज की जो किताबें हैं वो किसने लिखी हैं? जेके रोलिंग के द्वारा हैरी पॉटर सीरीज की किताबें लिखी गई हैं। ठीक है दोस्तों, मार्शल की जो सबसे फेमस किताब है वो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी किताब है? मार्शल की। लेकिन अल्टीमेट गोल किसने लिखी? विक्रम सूद। अगले प्रश्न की ओर, संख्या 16 क्या कहता है? भोरघाट दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? दोस्तों जो भोरघाट दर्रा है ये कौन से स्थानों को जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पश्चिमी घाट पे आता है, इतना याद रखना, ये पश्चिमी घाट का दर्रा है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि एक दर्रा और है पश्चिमी घाट का, बड़ा फेमस है, और वो है आपका थाल घाट। थाल घाट दर्रा या इसे कसारा घाट भी कहा जाता है। तो थाल घाट दर्रा ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। थाल घाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कोयम्बटूर से कोचीन। दोस्तों कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ने वाला दर्रा है पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ दर्रा, याद रखना। पलक्कड़ दर्रा ये कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोचीन जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और कोयम्बटूर इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पलक्कड़ दर्रा इन शहरों को जोड़ता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कोयम्बटूर है यहाँ पे भारत का गन्ना प्रजनन संस्थान है। गन्ना प्रजनन संस्थान भारत में कहाँ पर है? तो वो आपका कोयम्बटूर में है, याद रखना। लेकिन कंफ्यूजन मत रखना, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन प्रजनन पूछा है तो कोयम्बटूर में। ठीक है दोस्तों, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आप बता सकते हैं कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, याद रखना। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुंबई को 60 टापुओं की नगरी कहा जाता है। इसके कई सारे टापू हैं तो 60 टापुओं की नगरी है मुंबई, याद रखिएगा। अच्छा, नासिक में एक नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है? नासिक से। त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भोरघाट दर्रा ये जोड़ता है पुणे को मुंबई से। क्लियर? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंच परमेश्वर बांध किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर बांध, यह हमें बताना है। तो 17 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भारत नेपाल। भारत नेपाल, याद रखिएगा दोस्तों। भारत भूटान जैसे मांगदेछू, खोलोंगछू, ये सारी आप याद रखें। नेपाल में भारत की सरकार एक बांध और बना रही है, वो है अरुण तृतीय। अरुण तृतीय जो जल विद्युत परियोजना बन रही है नेपाल में, और एक बांध और बन रहा है जिसका नाम है सप्तकोसी, ये भी भारत बना रहा है। सप्तकोसी बांध नेपाल में बन रहा है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु याद रखना गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। राजधानी काठमांडू है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। आज देखो कितना अच्छा दिन है, सार्क की स्थापना भी हुई थी। और आप याद रखिएगा का मुख्यालय कहाँ पर? आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी मुद्रा को गुलट्रम कहा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है, तीरंदाजी, ये भी आप याद रखें। और भूटान का एक नाम है ड्रिकयुल। भूटान का एक नाम क्या है? ड्रिकयुल, ये भूटान का ही नाम है। क्लियर हुआ? और भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का नामकरण 1933 में चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान का नामकरण किया गया। बांग्लादेश के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, इतना एक याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो किस देश के साथ शेयर होती है? बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की थी? तो राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी सन 2000 में। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सन 2000। दोस्तों कृषि किस सूची का विषय है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। कृषि कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। दोस्तों यहाँ पे 2010 लिखा गया है। अच्छा, 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु किसे बनाया गया था भारत में? 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया था हाथी को,
याद रखना, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी, 2010 में। दोस्तों क्या आपको पता है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था? 2010 में। भारत में जो पर्यावरण के लिए एक न्याय संस्था है वो है आपकी एनजीटी, 2010 में बनी थी, याद रखें। 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई है, 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग की जगह पर, याद रखना। नीति आयोग 2015 में बना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे 1990, तो 1990 में जो नेल्सन मंडेला हैं, मंडेला को भारत रत्न दिया गया था। मंडेला को भारत रत्न मिला 1990 में, और ये दूसरे विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला। मंडेला की आत्मकथा है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मंडेला। अफ्रीका का गांधी कहा जाता है इन्हें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 2000 में। दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? दोस्तों दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख जो कि कर्नाटक में, याद रखना। कुंद्रेमुख की खान भी है जो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, लोहा निकलता है यहाँ से। यहाँ पे लिखा गया आपका डोडा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। इसके बाद में लिखा गया आपका गुरु शिखर। जो गुरु शिखर है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली जो कि सबसे पुराने बलित पर्वत माने जाते हैं भारत में, वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कलसुबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि एवरेस्ट का जो बेस कैंप है ये कितनी ऊंचाई पर है? एवरेस्ट का बेस कैंप कितनी ऊंचाई पर है? आपको बताना है कमेंट में लिख के, जरूर बताइएगा दोस्तों। और जब आप प्रश्न का जवाब दें तो उसके सामने पूरा प्रश्न को लिखा करें कि एवरेस्ट का बेस कैंप इतनी ऊंचाई पर है, शॉर्ट में मत लिखिएगा ज़्यादा। अगला प्रश्न, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाली जो संधि है इसका नाम है सुंडा। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। दोस्तों जो हिंद महासागर है ये एक देश के नाम पर इसका नाम रखा गया, मतलब इंडियन ओशन, मतलब इंडिया के नाम पर इसका नाम है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशन का मिलन कहाँ होता है? तो दोस्तों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यहाँ पर मिलते हैं, इस वाले भाग में। ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है और ये भाग आपका कन्याकुमारी। तो याद रखना इनका मिलन कहाँ पे होता है? तीनों का कन्याकुमारी में होता है, तमिलनाडु में। क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका पाक जल संधि। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, याद रखना। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम, कोट्टे, मुद्रा रुपया है। और श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री जिस आवास में रहता है उसे टेम्पल ट्री कहा जाता है। क्लियर। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका। अच्छा मलक्का जल संधि अगर पूछे आपसे तो मलक्का जल संधि अलग करती है किसे? जवाब होगा हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है मलक्का जल संधि। क्लियर हुआ। अच्छा बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग जल संधि के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो आप याद रखना आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है बेरिंग जल संधि। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा वन मिलेंगे वो वन मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। 21 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। और भारत में लगभग 65% जिन वनों का विस्तार है वो आपके यही होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं ये आपके होते हैं। और ये जो वन है इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों का नाम मानसूनी वन भी है, जैसे चंदन का पेड़ जो है वो मानसूनी वन में आता है आपका। ठीक है दोस्तों, इसके कई सारे उदाहरण जैसे आपसे पूछे साल का पेड़, सागौन का पेड़, नीम का पेड़, ये सारे आपके उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वन किस सूची का विषय है, तो वन संवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। क्या आपको पता है कि भारत में अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS होता है, IPS होता है और IFS होता है। IFS का मतलब है फॉरेस्ट, नॉट फॉरेन, दिस इज फॉरेस्ट, तो याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं
जो अभी भारत में वन क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? 24.62% है। टोटल वनावरण जो भारत का है वो है 24.62%। क्लियर हुआ? और किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? एमपी में। और किस परसेंटेज वाइज पूछेगा तो मिजोरम में। परसेंटेज वाइज मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? दोस्तों भारत में जो मिट्टी सर्वाधिक मिलती है वो मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। भारत के 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और जलोढ़ भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन में मिट्टी मिलेगी वो आपकी जलोढ़ है। जलोढ़ दो प्रकार की होती है दोस्तों, याद रखना, एक तो खादर और एक बांगर। खादर और बांगर ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। बांगर पुरानी मिट्टी है और खादर नई मिट्टी होती है। क्लियर? यहाँ पे लिखा गया आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। याद रखना, आयरन का ऑक्साइड होता है, इस कारण इसका लाल रंग होता है। दोस्तों एक शब्द होता है टेरा रोसा। टेरा रोसा, मुझे इसका मतलब बताना कमेंट में लिख के कि टेरा रोसा का मतलब क्या होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, टेरा रोसा इसका मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन का जो पठार है भारत में, दक्कन का पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार है। और काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर। रेगुर, और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी ये ऐसी जगह पे उगेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और चाय या कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, काजू हो गया, इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट। और दोस्तों केरल में जिस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है वो लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, क्या बता सकते हैं विश्व मृदा दिवस कब होता है? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस होता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, क्या कहा गया? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हल्का क्वेश्चन है, 16 सितंबर को होता है। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत को क्षरण होने से बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था कनाडा में, जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को ये साइन हुआ था, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन परत को बचाने के लिए। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 5 जून लिखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहली बार स्वीडन में 1974 में मनाया गया था। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस कब होता है? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि का नाम है? दोस्तों उदय भूमि किसकी समाधि है? 24 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, KR नारायणन की समाधि को उदय भूमि कहा जाता है। दोस्तों बाबू जगजीवन राम की जो समाधि है इसका नाम क्या है? बाबू जगजीवन राम की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों इनकी समाधि को कहा जाता है समता स्थल। समता स्थल, याद रखिएगा। और ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि है इनका नाम है एकता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। क्लियर? अच्छा, चैत्य भूमि किसकी समाधि है दोस्तों? तो दोस्तों चैत्य भूमि जो समाधि है वो डॉक्टर अंबेडकर की है। परम श्रद्धेय डॉक्टर अंबेडकर, संविधान के जनक, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, अंबेडकर की जो समाधि स्थल है इसको चैत्य भूमि कहा जाता है। और वीर भूमि किसकी है? वीर भूमि राजीव गांधी की है। वीर भूमि जो समाधि है वो किसकी है? राजीव गांधी की समाधि को वीर भूमि कहा जाता है। राजघाट गांधी जी की समाधि है, याद रखिएगा। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है, याद रखिएगा। और सदैव अटल अटल जी की है। अगला प्रश्न, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों वीरता पुरस्कार पूछा सर्वोच्च। अब देखो यहाँ पे अशोक चक्र भी है और परमवीर चक्र भी है। आप वरीयता किसे देंगे? दोस्तों आप वरीयता देंगे परमवीर चक्र को। दोस्तों भारत में जो वीरता के अवार्ड हैं ये 2 कैटेगरी में मिलते हैं। आपको बता दूं मैं, जैसे एक कैटेगरी बनती है युद्ध और एक कैटेगरी बनेगी आपकी शांति। अब युद्धकालीन स्थिति में भारत में जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र, उसके बाद में महावीर चक्र और तीसरे नंबर पे आता है वीर चक्र। ये तीनों अवार्ड भारत में युद्धकालीन स्थिति में दिए जाते हैं। लेकिन शांति के समय अशोक चक्र के बाद में आपका कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र के बाद में मिलेगा आपको शौर्य चक्र। कौन सा मिलेगा? शौर्य चक्र। अब ये तो आपके शांति वाले हैं और ये आपके युद्ध वाले हैं।
अगर आपके एग्जाम में इनका वरीयता क्रम पूछा जाए तो पहले आप लिखेंगे युद्ध वाले को, मतलब परमवीर चक्र, उसके बाद में फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर आपका कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। याद रखिएगा यही क्रम है, पहले परमवीर फिर अशोक, पहले परमवीर फिर अशोक, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। भारत में वीरता पुरस्कार इन दो कैटेगरी मिलते हैं, एक युद्ध वाली और एक शांति वाली। तो आप वरीयता हमेशा सबसे पहले किसे देंगे? युद्ध वाले को। तो इस ऑप्शन के अनुसार भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो आपका परमवीर चक्र। क्लियर हुआ? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विदेशिया लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों विदेशिया लोक नृत्य हल्का क्वेश्चन है और ये किया जाता है आपका विदेशिया बिहार में। 26 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, विदेशिया बिहार का। और बिहार के साथ साथ ये झारखंड में भी होता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जैसे गंभीरा नृत्य बहुत फेमस है। गंभीरा, ये एसएससी पूछ चुकी है, गंभीरा नृत्य ये आ चुका है एग्जाम में। और उसके बाद में से पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छऊ वैसे 3 राज्यों में होता है, उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में होता है और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में अलकाप नृत्य है। खैर अलकाप एक लोक नाटक है पश्चिम बंगाल का, इसमें नृत्य भी होता है और इसमें कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। उसके बाद में कीर्तन ये भी पश्चिम बंगाल का नृत्य है। कीर्तन के बाद में लाठी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वृता, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, वृता डांस कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है, याद रखिएगा। यूपी की बात करें तो नौटंकी एक लोक नाटक है यहाँ का। चरकुला, धोबिया, जोगनी नृत्य है, ख्याल नृत्य है, वो सारे यूपी के हैं। और यूपी का सबसे फेमस कथक, क्लासिकल डांस है कथक, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब कुछ करंट के क्वेश्चन है, उनका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ करंट के क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट में। क्या कहा गया? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब है कि इस शहर में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, कितने व्यक्ति जा रहे हैं, उन सब का एक डेटाबेस रखेगा। और ये शहर कौन सा आपका? मुंबई। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का शहर है मुंबई। और मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। अरब सागर का एक द्वीप है सालसेट, इसी द्वीप पर बसा है आपका मुंबई। तो अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो इटली के इतिहास में पहली महिला पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, ये पहली पीएम बनी है इटली की। इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा को लीरा कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय भी कहाँ पर है? रोम में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी किस देश से था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो अमो हाजी ईरान से था। दोस्तों ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा को तोमान कहा जाता है। ईरान की संसद का नाम है मजलिस, याद रखिएगा। और ईरान का एक शहर है रामसर। 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता भी हुआ था। ईरान में एक चीज़ याद रखना, इसका एक मरुस्थल है दस्तलुट मरुस्थल ईरान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने स्कूल में होनेस्टी शॉप खोली है? तो सही जवाब क्या है? केरल। दोस्तों बच्चों में नैतिकता की भावना विकसित हो, ईमानदारी की भावना विकसित हो, इस तरह की होनेस्टी शॉप खोली गई है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल की राजभाषा है मलयालम, याद रखना मलयालम। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल ही है, याद रखना। और केरल में आपको मिलेगा कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में मिनिकॉय थुंडी व कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, ये कहाँ है? तो भारत में 2 बीच को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ये लक्षद्वीप में है। ठीक है दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और लक्षद्वीप का कुल एरिया कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप का एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों क्या आपको पता है कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रवाल भित्तियों से। कोरल रीफ पाए जाते हैं लक्षद्वीप में, प्रवाल भित्ति मिलेंगी आपको, याद रखना। और लक्षद्वीप की भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में एक भाषा बोली जाती है महल, एक बोली जाती है दिवेही और एक बोली जाती है मलयालम। लक्षद्वीप की 3 भाषाएं जो आपके एग्जाम में याद रखनी है। मलयालम। दोस्तों हम बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट उन समुद्री तटों को मिलता है जो बहुत ज़्यादा स्वच्छ होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्नत किस्म की सुविधाएं वहाँ पे हैं, हाईटेक सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं। तो भारत में कितने बीच हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है? 12 हो चुके हैं। अब पहला कौन सा था? तो पहला बीच एशिया का था चंद्रभागा बीच। एशिया का पहला बीच जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला चंद्रभागा, और चंद्रभागा बीच ओडिशा का है। याद रखना भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट
जो बीच है उनकी संख्या हो चुकी है 12। और सबसे पहले कौन सा था? चंद्रभागा। अच्छा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कौन देता है? तो डेनमार्क की एक संस्था है FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। डेनमार्क की संस्था के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उमियम झील जो खबरों में थी, ये कहाँ पर है? दोस्तों उमियम झील है मेघालय। मेघालय में स्थित है उमियम झील। और मेघालय में एशिया की सबसे स्वच्छ नदी भी है उमंगोट, याद रखिएगा। मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। C-295 परिवहन विमान बनाने के लिए टाटा ने किस कंपनी के साथ करार किया है? दोस्तों C-295 जो विमान है ये हमारी वायुसेना को बनाकर दिए जाएंगे। तो ये किस देश की कंपनी बनाती है? एयरबस बनाती है, जो यूरोप की कंपनी है। और भारत में बनेंगे बड़ौदा में। भारत में अब ये विमान बनेंगे बड़ौदा में। कौन सी कंपनी के साथ मिलकर? टाटा के साथ मिलकर। लगभग 21,000 करोड़ की डील हुई है ये, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है? मतलब 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी। ये बना आपका मोढेरा। मोढेरा गांव गुजरात में, याद रखना। दोस्तों 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गुजरात को अलग किया गया था, याद रखेंगे। और जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। टिप्पाणी डांस गुजरात में होता है। गरबा डांस गुजरात में होता है। डांडिया डांस गुजरात में होता है। सिद्धि धमाल गुजरात का डांस है, याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गांधीनगर में भारत का केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, याद रखना इसके बारे में। केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर गुजरात में। और अभी गुजरात में बीजेपी दोबारा चुनाव जीत चुकी है, तो ये आप याद रखिएगा। देखते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है आपका जवाब होगा अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मॉक टेस्ट। अच्छा, अभी और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा ये शुरू किया गया अभी अरुणाचल में। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और इसका पुराना नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का नाम है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है। और अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार याद रखना, पक्के पागा हॉर्नबिल। अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट के भंडार कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है ड्री फेस्टिवल। ड्री फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस की वायुसेना ने गरुण 7 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? दोस्तों इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ जोधपुर में, राजस्थान में। सही जवाब है आपका जोधपुर। दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस को जन्नत कहा जाता है, दुनिया की जन्नत या सुंदरियों की नगरी कहा गया है। फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में। और इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। और 2024 के ओलंपिक होंगे पेरिस में। अगला क्वेश्चन, मोपा एयरपोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मोपा एयरपोर्ट शुरू किया गया है गोवा में। दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और इसका एरिया है 3,702 वर्ग किलोमीटर, याद रखना। गोवा की राजधानी पणजी है। और पणजी में भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है, याद रखना। कोंकणी भाषा कहाँ की है? गोवा की। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोल्लम या महावीर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोल्लम नेशनल पार्क या महावीर नेशनल पार्क। दोस्तों गोवा में आर्टिकल 44 भी लागू है। भारत का एकमात्र राज्य है अभी तक जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, वो है आपका गोवा। और गोवा के बारे में एक चीज़ याद रखना, गोवा में काजू की एक शराब बनती है, इसे फेनी कहा जाता है। फेनी, गोवा में काजू की शराब को फेनी कहा गया है। ये ट्रेडिशनल पेय पदार्थ है यहाँ का। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो गोवा है, गोवा में एक झरना है दूध सागर झरना। मांडोवी नदी इस झरने का निर्माण करती है। दूध सागर झरना ये मांडोवी नदी पर बना है गोवा में। और गोवा की राजधानी पणजी मांडोवी नदी के किनारे ही है, याद रखना। दोस्तों गोवा जो है ये 1987 में 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो गोवा के कुछ डांस भी हैं, जैसे धालो, दंगल। अगर आपसे पूछे कि धालो, दंगल, फुगड़ी, दखनी, कुनबी कहाँ के लोक नृत्य हैं? गोवा के तो हैं सारे ये। कुनबी, दखनी, दखनी बहुत आता है एग्जाम में, तो दखनी ये सारे कहाँ के हैं? गोवा के। गोवा में एक त्यौहार भी मनाया गया अभी, साओ जाओ फेस्टिवल। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। आज का मॉक टेस्ट यही था आपका। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।